गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इस चैप्टर में बेटे हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे और इनका क्या रोल होता है और अलग अलग प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स जो कि हमें दिए हैं ग्रेट मैनेजमेंट थिंकर हेनरी फ्योल ने एंड F.W. टेलर ने। तो इन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। वो प्रिंसिपल्स सभी मैनेजर्स फॉलो करते हैं और वो फॉलो क्यों करते हैं, ताकि काम अच्छे से किया जा सके। बेसिकली हमने पढ़ा है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क विद एंड थ्रू अदर्स टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो जो काम है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे हो, प्रॉब्लम्स कम से कम आए, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट थिंकर्स के द्वारा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स होते क्या है। प्रिंसिपल्स आर बेसिकली द जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये है कि इसमें समय के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसे अवेलेबल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो फिलहाल हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। हेनरी फ्योल बेसिकली इनका कंप्लीट नाम था जूल हेनरी फ्योल और इनका जन्म टर्की इस्तांबुल में हुआ था 1841 में। बाद में ये फ्रांस में आए और इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की और बाद में एक कंपनी में माइनिंग इंजीनियर बने और इन्होंने अपने 30 साल उस कंपनी में काम किया और उस 30 सालों के दौरान ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने और अपने पूरे एक्सपीरियंस से इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। ये प्रिंसिपल्स बेसिकली गाइडलाइंस हैं जो प्रॉब्लम्स बार बार मैनेजर्स फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कम से कम कैसे किया जाए और काम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। ये बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में हुआ था और बाद में इनके फादर भी इंजीनियर थे। इन्होंने फ्रांस में ये शिफ्ट हो गए और फ्रांस में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की और वहाँ पर फिर एक कंपनी में इन्होंने एज ए माइनिंग इंजीनियर ज्वाइन किया और बाद में ये उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने और 30 साल तक उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर काम किया। अपने पूरे एक्सपीरियंस के दौरान इन्होंने 1916 में एक बुक पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो प्रिंसिपल्स हम जो 14 प्रिंसिपल्स हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये हेनरी फ्योल के, जिसमें अलग अलग नाम है। डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डी कॉर्प्स। तो इन प्रिंसिपल्स को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो। काम को डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि इसके दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न है अगर सारा का सारा काम एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। दूसरा, सारा का सारा काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसका हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। आपके स्कूल में कॉमर्स क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, फिज़िकल एजुकेशन, आर्ट्स। अगर ये सारे सब्जेक्ट किसी एक टीचर को पढ़ाने के लिए दे दी जाए तो दो प्रॉब्लम होंगी। सबसे पहली बात, वो ओवरबर्डन हो जाएगा, उसे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए पेपर बनाने पड़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो ओवरबर्डन हो जाएगा। दूसरा, जब एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा वो कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता किसी एक काम में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेनरी फ्योल ने कहा कि काम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और हर काम को एक सिंगल इंडिविजुअल को दिया जाए उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। इसीलिए
पीजीटी कॉमर्स को अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने के लिए दिया जाता है, पीजीटी इकोनॉमिक्स को केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए दिया जाता है। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारा काम होता है। जनरल मैनेजर काम को बांटता है। प्रोडक्शन का काम किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता है, फाइनेंस का काम किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता है, मार्केटिंग का काम अलग व्यक्ति को दे दिया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम अलग व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो काम को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और उसको अलग अलग व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? जब एक व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट होने शुरू हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कम से कम लागत में, कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम गलतियों के साथ मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करना। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते थे, जिसमें हम बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को उसमें 20 से 30 मिनट्स एक क्वेश्चन को करने में लगते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन टीचर 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। कारण क्या है? टीचर उस क्वेश्चन को रिपीटेडली कर करके इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो कम से कम समय में, कम से कम गलतियों के साथ, परफेक्शन के साथ वो क्वेश्चन पूरा कर पाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेशलिस्ट हो जाना, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट प्रोवाइड करना। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जब एक व्यक्ति एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो जाता है, जिससे काम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली पूरा होता है। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, इसका मतलब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। इफ़ेक्टिवली का मतलब है समय पर काम पूरा होना, एफिशिएंटली का मतलब है काम कम से कम लागत में पूरा होना। तो स्पेशलिस्ट वही व्यक्ति होता है जो काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर पाए। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी completely followed in every organization so that the benefit of specialization can be achieved। तो इसे अगर फॉलो करेंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? स्पेशलाइजेशन के फ़ायदे होंगे, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट। अगर इसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? जो एफिशिएंसी है वो हमारी लॉस्ट हो जाएगी। So this is principle of division of work. It tells us that the whole work is divided into small jobs and each job is given to a single individual according to his skill and qualification. So when a particular individual performs the same job repeatedly, he will become an expert in doing that job. Consequently, the benefit of specialization will become available. अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, basically responsibility means the obligation to complete the given task on time। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट को सीनियर कुछ काम देता है जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज करो जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जनवरी के महीने में हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है क्योंकि मार्केट से ऑर्डर आया है। इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रोडक्शन मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो उन पर्टिकुलर यूनिट्स को प्रोड्यूस करे। जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। अथॉरिटी का मतलब है पावर ऑफ टेकिंग द डिसीजंस एंड इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स। दूसरों से कहा मनवाने की जो पावर होती है दैट इज़ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी देनी होती है। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उसको रॉ मटेरियल लेने की, मशीनें खरीदने की, वर्कफोर्स अपॉइंट करने की भी पावर्स दी जाएंगी। तो हेनरी फ्योल यहाँ कहते हैं व्हेनेवर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, ही मस्ट बी गिवन द इक्वल अथॉरिटी। यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको इक्वल अमाउंट में अथॉरिटी भी दी जाती है। इक्वल अमाउंट यहाँ पर दिखा गया है सफिशिएंट अथॉरिटी। देयर मस्ट बी ए बैलेंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। ये वर्ड अक्सर यूज़ किया जाएगा, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब है अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन। अथॉरिटी ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो ज़्यादा होगी तो क्या होगा? अगर अथॉरिटी ज़्यादा दी जाती है तो उस केस में अथॉरिटी का मिसयूज़ होता है।
अगर अथॉरिटी कम दी जाती है, सपोज़ करो एक प्रोडक्शन मैनेजर को 1000 यूनिट बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल लेने की पावर नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ 500 यूनिट का रॉ मटेरियल एक समय में लेने की उसको पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, तो उसे रॉ मटेरियल स्टॉक से मिल जाएगा 500 यूनिट का, वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो अगर अथॉरिटी कम है तो काम पूरा नहीं हो पाएगा समय पर, अगर अथॉरिटी ज़्यादा है तो अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा। तो इसके लिए तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि वेन एवर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मस्ट बी गिवन द सफिशियंट अथॉरिटी। सफिशियंट वर्ड हमें जो है वो ध्यान से लिखना है यहाँ पर, ही मस्ट बी गिवन द सफिशियंट अथॉरिटी। सफिशियंट अथॉरिटी का मतलब है देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, मिसयूज़ नहीं होगा अथॉरिटी, क्योंकि मिसयूज़ कब होता है, जब अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है। टाइमली डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी पूरी होगी तो हम समय पर काम पूरा कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ वायलेशन, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो होगा क्या, डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मैनेजर जो है वो रॉ मटेरियल नहीं ले पाएगा तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो मिसयूज़ होगा। तो यहाँ पर ये एक पिक्चर बनाई हुई है, इसमें मैनेजर है और साथ में सबॉर्डिनेट है। मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो साथ में ही अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल, दिस इज़ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड प्रिंसिपल विच इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमने बहुत बार पढ़ा है। डिसिप्लिन, हम स्कूल में अक्सर डिसिप्लिन की बात होती है कि डिसिप्लिन, स्टूडेंट मस्ट बी इन डिसिप्लिन एवरी टाइम। सो डिसिप्लिन, सबसे पहले बात है डिसिप्लिन होता क्या है। डिसिप्लिन इज़ जस्ट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो जो रूल्स संस्था ने बनाए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए उनको फॉलो करना और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को फॉलो करना, उसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन। सो फ्योल इंसिस्ट करते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और सुपरविज़न होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो वहाँ पर पेनल्टी का भी प्रोविज़न होना चाहिए। सो फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Discipline can be established by providing good supervision, clearly explaining the rules and implementing a system of judicious। तो यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ये सिंपल ऐसे ही है। अगर हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीधा पहुँच जाती है। अगर सपोज़ करो ट्रैक का मतलब है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द ट्रेन, अगर वो रूल्स को छोड़कर खेतों में चलना शुरू कर दो क्या वो चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो सेम इसी तरह से है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो क्योस क्रिएट होता है, अफरा तफरी क्रिएट होती है, कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई डिसिप्लिन इज़ मस्ट फॉर एवरी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। सो अगर डिसिप्लिन फॉलो होता है तो उसके लिए फ़ायदे क्या हैं, स्मूथ वर्किंग इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी क्योस नहीं होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर ये फॉलो नहीं किया जाएगा तो कन्फ्यूजन्स होगी, क्योस होगा और ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो फॉलोइंग द डिसिप्लिन इज़ मस्ट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो क्लियरली रूल्स को एक्सप्लेन करे ताकि किसी भी एम्प्लॉय को ये डाउट ही ना रहे कि रूल्स क्या हैं और क्या तो फॉलो करने और क्या फॉलो नहीं करने हैं। So, Fuel insists that discipline is required at all levels of management. Discipline can be established by providing good supervision, clearly explaining the rules and implementing system of judicious rewards and penalties. So, this is the principle. This is the third principle of Fuel. Now, we are moving towards the fourth principle, that is unity of direction. Unity of direction का मतलब है बेसिकली वन हेड वन प्लान। इसका मतलब है सिंपली, यहाँ पर हेनरी फ्योल ने कहा है कि एक तरह की एक्टिविटीज़ को ग्रुप बनाया जाना चाहिए और उसको एक ही व्यक्ति को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वो उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। ये जस्ट ऐसी है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने स्कूल्स में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है और उसकी सारी जिम्मेदारी एग्जामिनेशन इंचार्ज की होती है और किसी दूसरे व्यक्ति का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ साइंस स्ट्रीम के लिए हेड ऑफ़ द साइंस होते हैं
हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, ऐसे ही कॉमर्स के लिए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए अलग होते हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ये जस्ट हाउस सिस्टम आप इसे ले सकते हैं। हाउस सिस्टम होता है हर एक स्कूल में, 4 हाउसेज में डिवाइडेड होता है हर एक स्कूल, और हर एक हाउस के लिए एक हाउस इंचार्ज होता है जो उस हाउस के लिए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उसको फॉलो करवाता है और उसके सारे के सारे उसी की देख रेख में सारे काम होते हैं। सो दिस इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और वही लीड करता है अपने हाउस को। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है। प्रोडक्शन का सारी एक्टिविटीज़, मशीनों का रख रखाव, स्टॉक की मेंटेनेंस, प्रोडक्शन करना, ये सारा का सारा क्वालिटी चेक करना, ये सारा प्रोडक्शन इंचार्ज के हाथ में दिया जाता है। मार्केटिंग का काम सारा, ऑर्डर्स लाना, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना, पेमेंट रिसीव करना, एडवर्टीज़मेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, वो सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है और वो मार्केटिंग मैनेजर परफॉर्म करता है, वही उनको लीड करता है। सो यहाँ पर हेनरी फ्योल कहते हैं कि ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज़ का मतलब है एक जैसे एक्टिविटी शुड बी पुट अंडर वन ग्रुप and there should be one plan of action for them. They should be under the control of one manager. तो इसका मतलब ये है ना, लाइक नेचर एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए एक हेड होना चाहिए और वही जो है उसी को बाकी उस डिपार्टमेंट के सभी लोग फॉलो करेंगे। तो इससे कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और काम समय पर पूरा होता है। इट सीक्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, फोकसिंग द एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर इसे हम फॉलो करते हैं तो सभी के एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सबका एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई मशीनों की मेंटेनेंस कर रहा है, कोई स्टॉक को मेंटेन कर रहा है, कोई क्वालिटी चेक कर रहा है, लेकिन उन सबका काम क्या है, अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो परफेक्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस करना। अगर इसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में देरी होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें बताता है कि लाइक नेचर की एक्टिविटीज़ का ग्रुप बनाया जाना चाहिए और उनको किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। इट मीन्स वन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, लाइक नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ शुड बी अंडर द वन हेड एंड ऑल द persons under that department should follow the instructions of that person only. So this is unity of direction. Now unity of command. This is one of the most important principle of the Henry Fayol. Unity of command, इसे मिलिट्री रूल भी बोला जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड हमें बताता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक समय पर एक सबऑर्डिनेट को किसी एक ही व्यक्ति से ऑर्डर मिलना चाहिए। एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ ऑर्डर नहीं देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर एट वन टाइम एंड ही शुड बी अकाउंटेबल टू दैट सुपीरियर ओनली। अगर एक एम्प्लॉय को अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति ऑर्डर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी। सपोज़ करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपीरियर है और उसको प्रोडक्शन मैनेजर ने भी ऑर्डर दिया है और उसको सेल्स मैनेजर ने भी ऑर्डर दिया है, तो उसको कन्फ्यूज़न ये रहेगी कि मैं किसका ऑर्डर पहले कंप्लीट करूं। अगर सबसे पहली बात वो कन्फ्यूज़न में रहेगा तो वो या तो काम कंप्लीट नहीं करेगा। अगर उसने किसी एक का काम पूरा कर दिया तो जो सीनियर्स हैं उनमें ईगो क्लैश हो जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजर सोचेगा कि सेल्स मैनेजर का काम पूरा किया, ये मेरा कहा नहीं मानता तो इसको मैं पनिश करूँगा। अगर उसने प्रोडक्शन मैनेजर का काम पूरा किया पहले तो सेल्स मैनेजर सोचेगा कि ये मेरा कहा नहीं मानता तो मैं इसे पनिश करूँगा। तो ईगो क्लैशेस होंगे सीनियर्स में अगर वो किसी एक का काम करेगा, और नहीं करेगा तो काम होगा ही नहीं। तो या तो एम्प्लॉय कंफ्यूज होगा या तो सीनियर्स में ईगो क्लैशेस होंगे। तो इस स्थिति को बचाने के लिए फ्योल ने कहा कि there should be unity of command. It means at one time one superior will give orders to only one subordinate and that subordinate should be accountable to that superior only. So अगर इसे हम फॉलो करेंगे तो इससे होगा क्या पॉजिटिव इफेक्ट, नो कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि उसे पता होगा क्या काम करना है। नो ईगो क्लैशेस अमंग द सुपीरियर्स। और अगर इसे फॉलो नहीं किया जाएगा तो होगा क्या, कन्फ्यूज़न बनी रहेगी एम्प्लॉयज़ के हाथ में और ईगो क्लैशेस बनेंगे। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो किया जाना ज़रूरी है।
Now we are moving towards the next principle, that is subordination of individual interest to general interest. यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनी हुई होती है. सपोज करो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करके या प्रोडक्शन करके. इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हर एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके अपने कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे प्रमोशन पाना, सैलरी इंक्रीमेंट और पर्टिकुलर स्टेटस के लिए परफॉर्म करना. तो इस तरह जब दोनों में क्लैशेस की संभावना हो तो उस समय पर हम जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होगा उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे. तो मैनेजमेंट मस्ट पुट असाइड पर्सनल considerations and put company's objectives first. Therefore, the interest or goals of the organization must prevail over the personal interest of the individual. इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे कई जगह पर स्कूल बस लगाई जाती है, बच्चे अपने अपने स्टैंड पर जो है वेट करते हैं बसों का और सबको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है. स्कूल से बस निकली 6 बजे, 6:15 पर वो किसी एक बच्चे को लेगी, 6:20 पर दूसरे बच्चे को लेगी, 6:25 पे तीसरे बच्चे को लेगी. इस तरह से पूरा राउंड लेते हुए सभी बच्चों को लेकर बस वापस स्कूल में आएगी. तो यहाँ पर अगर सभी बच्चे अपने टाइम पर प्रेजेंट रहेंगे तो बस सभी बच्चों को लेकर टाइम पे वापस आ जाएगी और सब बच्चे इजीली पढ़ पाएंगे. सपोज करो पहला बच्चा जिसका नाम हम मान लेते हैं राम था और वो स्टैंड पर उसका टाइम है 6:15 का और वो 15 मिनट वो 6:15 पर स्टैंड पर नहीं आया और उसने फ़ोन किया कि मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, आप वेट करो. अब अगर बस उस पर्टिकुलर एक बच्चे के बेनिफिट के लिए 10 मिनट वेट करती है तो सभी बच्चे 10-10 मिनट लेट हो जाएंगे. हो सकता है कोई बच्चा वापस भी चला जाए. तो इससे क्या होगा, स्कूल लेट होगी तो सभी बच्चे, मान लो उस बस में 50 बच्चे आते तो वो 50 बच्चे स्कूल लेट आएंगे और उनकी स्टडीज़ 50 बच्चों की स्टडीज़ अफेक्ट होगी. अगर उस एक बच्चे को बस छोड़ देती है, जो पहला बच्चा था जो 6:15 पर बस में आ जाना था उसे छोड़ देती है, तो बाकी के बच्चे हैं जितने भी 49 स्टूडेंट्स हैं वो सब समय पर स्कूल पहुंचेंगे और उन सब की स्टडीज़ जो है अफेक्ट नहीं होगी. तो किसी एक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम 50 बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते. इसीलिए जब कोई एक बच्चा बस स्टैंड पर टाइम पर नहीं आता है तो बस उसे छोड़कर आगे निकल जाती है. सेम यहीं पर ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है. अगर हम किसी कोई एक एम्प्लॉई है, वो जानकार है, रिश्तेदार है सीनियर मैनेजर का और वो एलिजिबल नहीं है लेकिन उसको प्रमोट किया जाता है रिलेशनशिप के बेस पर, तो उससे होगा क्या, एक व्यक्ति का फ़ायदा होगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा. वो गलत डिसीजन लेगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कम होंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट बोनस में दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा, क्रेडिटर्स को समय पर पेमेंट नहीं मिलेगी. तो इसीलिए एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान से सभी का नुकसान होगा. तो इसीलिए कहा गया है कि देयर मस्ट बी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. किसी एक व्यक्ति का बेनिफिट, हम अगर कहीं पर क्लासेस होते हैं तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है. तो इसका फ़ायदा क्या होगा अगर इसे हम फॉलो करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. सबको क्लियरली पता रहेगा कि इस केस में हम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को ध्यान में रखेंगे. अगर इफेक्ट ऑफ वायलेशन नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग वेरियस ग्रुप्स, क्योंकि एक को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, वो डिससेटिस्फाइड होंगे, प्रॉब्लम इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. The management must put aside personal considerations and put the company's objectives first. So this is the principle. यहाँ पर ये पिक्चर में भी दर्शाया गया है. जनरल इंटरेस्ट जो है वो उसको हम लीडिंग रोल में रखते हैं और इंडिविजुअल्स के पर्सनल इंटरेस्ट वो बैक स्टेज पर दिखाए गए हैं, यानी कि उन्हें हम पीछे रखते हैं. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल गिवन बाय हेनरी फ्योल. Now the next principle, remuneration. This is the one of the principle which tells us that remuneration, there should be fair remuneration which is given to the employee. fair remuneration दिया जाना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को. अगर फेयर रेमुनरेशन का क्या मतलब है, फेयर रेमुनरेशन का मतलब
हाई रेम्यूनरेशन नहीं है। फेयर रेम्यूनरेशन इज दैट रेम्यूनरेशन विच इज जस्ट एन इक्विटेबल टू बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, यानी देने वाले को भी परेशान ना करे, देने वाले के लिए को भी सेटिस्फाई करे और लेने वाले को भी। तो फेयर रेम्यूनरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड लेबर, रेम्यूनरेशन पेड बाय कम्पिटिटिव फर्म्स, मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम बताते हैं कि फेयर वेजेस क्या होती हैं। तो फेयर वेजेस दी जानी चाहिए एज पर दिस प्रिंसिपल। फेयर वेजेस डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अवेलेबिलिटी और डिमांड ऑफ लेबर क्या है, रेम्यूनरेशन जो कंपटीटर्स पे कर रहे हैं वो कितना है, ये सब चीज़ें। तो फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये नहीं है कि हर जगह एक जैसा रेम्यूनरेशन। इसीलिए आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम होती है। लिविंग कॉस्ट का मतलब है वहाँ पर रेंट कम होगा। शहर में अगर आएंगे तो अर्बन एरियाज़ में जो रेंट होगा वो ज़्यादा होता है घर के लिए। रूरल एरियाज़ में वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, वो सस्ता मिल जाता है। अर्बन एरियाज़ में महंगा मिलता है। रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है, यानी और ख़र्चे कम होते हैं। अर्बन एरियाज़ में वो खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमने नॉर्मली देखा है सेम पोस्ट के लिए रूरल एरियाज़ में सैलरी पैकेज नॉर्मली कम होता है और अर्बन एरियाज़ में वो सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है, जबकि एम्प्लॉइज़ दोनों जगह ही सेटिस्फाई होते हैं। तो फेयर रेम्यूनरेशन हमें बताता है कि जो एम्प्लॉइज़ को रेम्यूनरेशन दिया जाना है वो फेयर होना चाहिए। सो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर हो और एम्प्लॉय के लिए भी। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the overall pay and compensation should be fair to both employee and organization, so that employee and organization and the owner find equal amount of satisfaction. तो यहाँ पर फेयर रेम्यूनरेशन से बिल्कुल भी नहीं समझना है कि हाई रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब है कि वो रेम्यूनरेशन दोनों को इक्वली सेटिस्फाई करे। यहीं पर हम ये भी बता सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है। रूरल एरियाज़ में फेयर रेम्यूनरेशन अलग होगा अमाउंट, और अर्बन एरियाज़ में फेयर रेम्यूनरेशन अमाउंट अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर अलग है, रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपटीटर्स अलग है। तो इसीलिए रेम्यूनरेशन जो पे किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो डिफरेंट अमाउंट का हो सकता है, जबकि दोनों ही फेयर होंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स को इसीलिए जनरल गाइडलाइंस कहा जाता है, क्योंकि ये मॉडिफाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग सिचुएशंस। अगर फेयर रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉइज़ उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे काम बीच में रुकेगा और नए एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करने में अपॉइंटमेंट के खर्चे और उसकी ट्रेनिंग के खर्चे बढ़ेंगे, जिससे एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। तो इसीलिए फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए। अगर इसे फॉलो किया जाता है तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, एंश्योर कंजेनियल एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड रिलेशनशिप, रिड्यूस लेबर टर्नओवर। लेबर बार बार नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर इसे वॉयलेट किया जाएगा तो लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ हो जाएगी और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे और वो जो है मोटिवेट नहीं होंगे। So this is the last principle that we have discussed today. Now rest of the principle will be discussed in the next video. Now I am again telling you an acronym to learn these principle. हम normally इन principles को याद करते हैं तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक acronym मैं आपको बताता हूँ। सी डैड यूसी यूएसएसआर। यूएसएसआर पुराने जो रशिया का नाम है ये। तो डैड यूसी, बच्चा अपने पिताजी से पूछता है डैड यूसी यूएसएसआर, क्या आपने यूएसएसआर देखा है? फादर बोलता है ओ आई सी। सो डैड यूसी यूएसएसआर ओ आई सी। सो दिस इज द एक्रोनियम फॉर लर्निंग द नेम ऑफ 14 प्रिंसिपल्स. So D for discipline, principle of discipline. A for authority and responsibility. D for division of work. Unity of command, centralization and decentralization, unity of direction, scalar chain, subordination, remuneration, esprit de corps, equity, scalar chain. I for initiative, O for order. So these are the 14 principles. This is the acronym for learning the
14 प्रिंसिपल्स। तो बहुत आसान तरीका है, आप इन 14 प्रिंसिपल्स के नाम 2-3 बार पढ़ें और फिर इस एक्रोनियम को याद करें तो आपको प्रिंसिपल सारे के सारे याद हो जाएंगे। नॉर्मली जब हम डायरेक्ट सारे याद करते हैं तो होता क्या है उसमें कि सारे प्रिंसिपल्स याद हमें नहीं हो पाते हैं, हम 1-2 प्रिंसिपल्स अक्सर भूल जाते हैं, हम 11 या 12 प्रिंसिपल बता पाते हैं। तो इससे आप 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद रखेंगे। आज हमने कुछ प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, बाकी के प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।